नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम उस दुनिया में उतर रहे हैं जो हमारी आंखों के ठीक सामने है, फिर भी अक्सर अनदेखी रह जाती है। हम बात कर रहे हैं पानी के नीचे की दुनिया की, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की। हमारे सामने कुछ दस्तावेज हैं जो इस छिपी हुई दुनिया के कुछ राज खोलते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें बताते हैं कि पानी का हर एक निकाय, चाहे वो एक छोटा सा तालाब हो या कोई विशाल महासागर, अपने आप में एक पूरी दुनिया है। सही बात है। उसके अपने नियम हैं, अपने निवासी हैं और अपनी, कह सकते हैं, जीवन और मृत्यु की कहानी है। और आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, एक झील के जीवन की कहानी। हाँ, वो कैसे जन्म लेती है, उसमें कौन और कैसे रहता है, वो धीरे धीरे बूढ़ी कैसे होती है, और सबसे जरूरी, इंसान उसे समय से पहले मरने पर कैसे मजबूर कर देता है। लेकिन हम एक उम्मीद की कहानी भी देखेंगे, है ना? तेलंगाना की अमीनपुर झील की। हाँ बिल्कुल, जो हमें बताती है कि शायद अभी भी देर नहीं हुई है। तो चलिए पानी के नीचे की इस दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि पानी सिर्फ पानी नहीं होता। अच्छा। हर पानी का अपना एक चरित्र होता है और वो तय होता है एक बहुत ही सामान्य सी चीज से, नमक। नमक। अच्छा, तो सब कुछ नमक के स्तर पर यानी लवणता पर निर्भर करता है। ये तो काफी दिलचस्प शुरुआत है। हाँ, स्रोतों के अनुसार यही सबसे बड़ा वर्गीकरण है। पहला प्रकार है मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र, यानी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ठीक है। इनमें नमक ना के बराबर होता है, मतलब 5 ppt यानी पार्ट्स पर 1000 से भी कम। अच्छा, तो जैसे हमारी ज्यादातर नदियां, झीलें, तालाब, ये सब। बिल्कुल, झरने भी इसी में आते हैं, मतलब वो पानी जो हमारी जिंदगी का आधार है। ठीक कहा। फिर स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, मरीन इकोसिस्टम। जहां बहुत सारा नमक होगा। हाँ, यहाँ नमक की मात्रा 35 ppt या उससे भी ज्यादा होती है। इसमें हमारे विशाल महासागर और समुद्र आते हैं। लेकिन एक सवाल है, जहां मीठा पानी नमकीन पानी से मिलता है, वहां क्या होता है? जैसे मान लीजिए सुंदरबन में जहां नदियां समुद्र में मिलती हैं। वो एक जादुई जगह होती है। उसे हम कहते हैं खारे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र, यानी ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। ब्रैकिश वाटर। जी, यहाँ नमक की मात्रा मीठे और समुद्री पानी के बीच की होती है, लगभग 5 से 35 ppt के बीच। अच्छा। और ये दुनिया के सबसे ज्यादा उत्पादक और विविध इकोसिस्टम में से एक होते हैं। जैसे ज्वार नदमुख, एस्चुरीज या फिर मैंग्रोव के जंगल। बेहतरीन उदाहरण है। ये एक तरह से दो दुनियाओं के बीच का पुल है। ठीक है, तो ये हो गया वो मैदान जहां जीवन का खेल खेला जाना है। अब बात करते हैं खिलाड़ियों की। स्रोतों में जीवों को 5 समूहों में बांटा गया है, जो सुनने में थोड़ा अकादमिक लगता है। न्यूस्टॉन, पेरीफाइटन, प्लवक। क्या इसे समझने का कोई आसान तरीका है? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि पानी के भीतर की दुनिया में सबसे बड़ा संघर्ष है पानी की धारा के खिलाफ। अच्छा। आप या तो धारा के साथ बहते हैं, या उससे लड़ते हैं, या फिर कहीं छिपकर उससे बचते हैं। ये वर्गीकरण असल में इसी संघर्ष पर आधारित है। वाह, ये तो एक पूरी लड़ाई जैसी लगती है। तो कौन है वो जो सतह पर रहते हैं? उन्हें कहते हैं न्यूस्टन। ये वो जीव हैं जो पानी और हवा के मिलन बिंदु पर रहते हैं। इंटरफेस पर? हाँ, कुछ तैरने वाले पौधे हों या फिर वो कीड़े जिन्हें हम पानी पर चलते हुए देखते हैं, जैसे मोटर स्ट्राइडर? बिल्कुल, ये किसी से जुड़े नहीं होते, बस सतह पर तैरते रहते हैं। और वो जो किसी चीज से चिपक कर धाराओं से बचते हैं? उन्हें पेरीफाइटन कहा जाता है। ये आमतौर पर शैवाल या छोटे जीव होते हैं जो जड़ वाले पौधों के तनों और पत्तियों से चिपके रहते हैं। ओह! तो एक तरह से पौधों के ऊपर बनी एक और दुनिया है जो धाराओं से बचकर अपना जीवन जीती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प खिलाड़ी पर, जिसके बारे में हम सबने सुना है। प्लवक यानी प्लैंकटन। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि ये सिर्फ व्हेल का खाना है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा है। प्लवक इस पूरे खेल की नींव है। नींव? हाँ, इस समूह में सूक्ष्म पौधे हैं जिन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, और सूक्ष्म जीव जिन्हें ज़ूप्लैंक्टन कहते हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये बहाव के हवाले होते हैं। बहाव के हवाले मतलब इनमें तैरने की शक्ति लगभग नहीं होती, इसलिए पानी की धाराएं ही इनकी किस्मत तय करती हैं। जहां धारा ले जाए वहीं ये जाते हैं। तो अगर प्लवक बहाव के हवाले हैं, तो फिर इस इकोसिस्टम के शक्तिशाली तैराक कौन हैं जो धाराओं को चुनौती दे सकते हैं?
वो है नेक्टन। नेक्टन? जी, इस समूह में वो सभी जानवर आते हैं जो अपनी मर्जी से तैर सकते हैं और धाराओं पर काबू पा सकते हैं। अच्छा। इनका आकार बहुत दिलचस्प है। ये 2 मिलीमीटर के छोटे कीड़ों से लेके दुनिया के सबसे बड़े जीव यानी विशाल ब्लू व्हेल तक हो सकते हैं। मतलब मछली से लेकर वेर तक ये सब नेक्टन है? बिल्कुल। तो एक तरह से नेक्टिन वो हैं जो प्लवक को खाते हैं। तो हमारे पास सतह पर रहने वाले हैं। चिपके रहने वाले हैं, बहने वाले हैं और तैरने वाले हैं। लेकिन उस दुनिया का क्या जो बिल्कुल नीचे अंधेरे में रहती है? वो है बेंथोस का इलाका। बेंथोस। ये वो जीव हैं जो पानी के तल पर रहते हैं, बॉटम ड्वेलर्स। जैसे केचुए, घोंगे, केकड़े। ये ऊपर की दुनिया से नीचे गिरने वाले भोजन पर निर्भर करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ 5 नाम नहीं है, बल्कि एक पूरा डायनामिक सिस्टम है, सतह से लेकर तल तक, कमजोर से लेकर शक्तिशाली तक। एकदम सही। ये कमाल का नजरिया है। तो इन सभी खिलाड़ियों का जीवन किन नियमों से चलता है? स्रोत कहते हैं कि जमीन के इकोसिस्टम में, मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, नमी और तापमान सबसे बड़े नियंत्रक हैं। लेकिन पानी में खेल पूरी तरह से अलग है। हाँ, पानी के भीतर 2 ही असली राजा हैं, सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन। यही तय करते हैं कि कौन कहाँ और कैसे जिएगा। पहले सूर्य के प्रकाश की बात करते हैं। जमीन पर तो ये हर जगह है, लेकिन पानी में इसकी क्या कहानी है? पानी में प्रकाश एक मेहमान की तरह है जो ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकता। अच्छा। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, प्रकाश तेजी से घटता है और जहां तक प्रकाश पहुंचता है वहीं तक पौधे उग सकते हैं और प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो इसी आधार पर पानी की दुनिया को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक रोशनी वाला और एक अंधेरे वाला। एकदम सही कहा आपने। ऊपरी परत जहां तक सूरज की रोशनी पहुंचती है और जीवन बनाने वाला फोटोसिंथेसिस होता है, उसे कहते हैं फोटिक जोन। फोटिक जोन। जी, ये जीवन का केंद्र है। यहाँ पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं और जीव उसे सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। इसकी गहराई पानी की सफाई पर निर्भर करती है। जितना साफ पानी उतना गहरा फोटिक जोन। और उसके नीचे? उसके नीचे शुरू होता है अफोटिक जोन। ये अंधेरे की दुनिया है। अफोटिक मतलब जहां फोटो यानी प्रकाश नहीं है। बिल्कुल। यहाँ प्रकाश नहीं है, इसलिए फोटोसिंथेसिस भी नहीं है। यहाँ सिर्फ श्वसन होता है। मतलब जीव ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसे बनाते नहीं हैं। इसीलिए इसे ऑक्सीजन की खपत का क्षेत्र कहा जाता है। बहुत गहरे, बिल्कुल अंधेरे वाले हिस्सों को प्रोफंडल जोन भी कहते हैं। स्रोतों में एक बहुत ही गंभीर स्थिति का जिक्र है, विंटर किल। ये नाम ही काफी डरावना है। ये क्या होता है? ये एक प्राकृतिक आपदा है जो दिखाती है कि सूर्य का प्रकाश कितना जरूरी है। अच्छा। जब सर्दियों में किसी झील की सतह पर बर्फ की मोटी परत जम जाती है, तो वो एक ढक्कन की तरह काम करती है और प्रकाश को अंदर जाने से रोक देती है। हाँ। तो इसका मतलब फोटिक जोन अचानक से अफोटिक जोन बन जाता है। ठीक यही होता है। प्रकाश संश्लेषण पूरी तरह से ठप, यानी ऑक्सीजन का उत्पादन बंद। लेकिन पानी के नीचे के जीव तो सांस लेते रहते हैं। हाँ, ऑक्सीजन की खपत जारी रहती है। और धीरे धीरे पानी में घुली हुई सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। और फिर मछलियां और दूसरे जीव दम घुटने से मरने लगते हैं। जी। और जब वसंत में बर्फ पिघलती है, तो वो सारी मरी हुई मछलियां सतह पर तैरती हुई मिलती हैं। ओह। इसी दर्दनाक घटना को विंटर किल कहते हैं। ये हमें सीधे सीधे दिखाता है कि प्रकाश और ऑक्सीजन का संतुलन कितना नाजुक है। ये वाकई चौंकाने वाला है। तो ऑक्सीजन पानी में आती कहाँ से है? और आपने कहा कि पानी में ये हवा के मुकाबले बहुत कम होती है। हाँ, बहुत ही कम। ताजे पानी में ऑक्सीजन का स्तर हवा के मुकाबले 150 गुना कम होता है। ये 2 तरीकों से आती है। एक तो सीधे हवा से पानी की सतह पर घुलती है, और दूसरा, जैसा हमने बात की, जली पौधों के फोटोसिंथेसिस से बनती है। स्रोत में तापमान के असर के बारे में एक बड़ी अजीब बात लिखी है कि गर्म पानी में ऑक्सीजन कम घुलती है। ये तो उल्टा लगता है। मुझे लगता था कि गर्म पानी में ज्यादा जीवन होगा। ये पानी की केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर गलत समझा जाने वाला पहलू है। अच्छा। ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज्यादा घुलती है, गर्म पानी में कम। ओह। और ऊपर से गर्म पानी डिकम्पोजर्स यानी अपघटकों की गतिविधि को भी बढ़ा देता है, जो मरे हुए जीवों को सड़ाते हैं। इस प्रक्रिया में वो और भी ज्यादा ऑक्सीजन खींचते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी झील का पानी गर्म होने लगे तो वहां के जीवों के लिए दोहरा संकट है। दोहरा संकट, बिल्कुल। एक तो पानी में ऑक्सीजन वैसे ही कम है, और दूसरा जो है भी वो तेजी से खत्म हो रही है। बिल्कुल।
इसीलिए जब ऑक्सीजन का स्तर 3 से 5 ppm से नीचे जाता है तो ज्यादातर जीवों के लिए मौत का खतरा बन जाता है। ये हमें ग्लोबल वार्मिंग के एक और छुपे हुए खतरे की तरफ इशारा करता है। जैसे जैसे पानी गर्म होगा वो अपने अंदर के जीवन का दम घोटने लगेगा। और पारदर्शिता मतलब पानी का साफ होना भी इसी से जुड़ा है। हाँ, पारदर्शिता ही तो तय करती है कि फोटिक जोन कितना गहरा होगा। अगर पानी में मिट्टी, गाद या बहुत ज्यादा प्लवक है तो पानी गंदला हो जाता है। टर्बिड। हाँ, टर्बिड हो जाता है और प्रकाश ज्यादा नीचे तक नहीं जा पाता। इससे फोटोसिंथेसिस का क्षेत्र सिकुड़ जाता है और ऑक्सीजन का उत्पादन कम हो जाता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चलिए अब अपनी कहानी के मुख्य किरदार यानी झील पर वापस आते हैं। स्रोत कहते हैं कि झीलों की भी उम्र होती है, एक जीवन चक्र होता है। ये कैसे काम करता है? देखिए, जैसे हम और आप जन्म लेते हैं, जवान होते हैं और फिर बूढ़े हो जाते हैं, वैसे ही झीलें भी होती हैं। कोई भूवैज्ञानिक घटना होती है और एक गड्ढे में पानी भर जाता है। ये झील का जन्म है। ठीक है। शुरुआत में ये झीलें गहरी, ठंडी और साफ पानी वाली होती हैं। इनमें पोषक तत्व कम होते हैं, इसलिए जलीय जीवन भी सीमित होता है। ऐसी युवा झीलों को अल्पपोषी, ओलिगोट्रॉफिक कहते हैं। अल्पपोषी। तो फिर ये बूढ़ी कैसे होती हैं? झील में लाती रहती है। रन ऑफ से? हाँ, रन ऑफ से। ये सब झील की तली में जमा होता रहता है। झील धीरे धीरे उथली होने लगते हैं और उसमें पोषक तत्व बढ़ने लगते हैं। और पोषक तत्व बढ़ने का मतलब है कि उसमें पौधों और शैवाल को ज्यादा भोजन मिलने लगता है? बिल्कुल। इससे झील में शैवाल और जलीय पौधों की भरमार हो जाती है। झील हरी दिखने लगती है। जब ये पौधे और शैवाल मरते हैं तो वो नीचे जाकर सड़ते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऑक्सीजन खर्च होती है। धीरे धीरे झील की निचली परतों में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। अच्छा। ऐसी बूढ़ी, उथली, पोषक तत्वों से भरपूर और ऑक्सीजन की कमी वाली झीलों को सुपोषी कहते हैं। सुपोषी। और झील की प्राकृतिक मृत्यु की इस पूरी प्रक्रिया को सुपोषण कहते हैं। लेकिन ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हजारों साल लेती है। इसमें समस्या क्या है? समस्या तब होती है जब इंसान इस प्रक्रिया में दखल देता है। स्रोतों में इसे एक बहुत अच्छा नाम दिया गया है, सांस्कृतिक सुपोषण। कल्चरल यूट्रिफिकेशन। हाँ, जब हमारे घरों से निकलने वाला गंदा पानी, जिसमें डिटर्जेंट से आए फॉस्फेट होते हैं, या खेतों से बहकर आए उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, वो सब झील में पहुंचते हैं। तो हम उस झील को हजारों साल के बराबर पोषक तत्व कुछ ही सालों में दे देते हैं। हम उसे समय से बहुत पहले बूढ़ा बना रहे हैं। ठीक यही हो रहा है। हम उसकी उम्र को जबरदस्ती तेज कर रहे हैं। जो प्रक्रिया हजारों साल में होनी थी वो कुछ दशकों में ही हो जाती है। और फिर झील शैवाल से भर जाती है, पानी गंदा और बदबूदार हो जाता है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और मछलियां मर जाती हैं। वो एक जीवंत इकोसिस्टम से एक मरे हुए तालाब में बदल जाती है। स्रोतों की तालिका इन दोनों तरह की झीलों में अंतर बहुत साफ दिखाती है। युवा यानी अल्पपोषी झीलें गहरी, साफ, पोषक तत्वों में कम, ऑक्सीजन से भरपूर और कई तरह की प्रजातियों वाली होती हैं। हाँ, जबकि बूढ़ी यानी सुपोषी झीलें उथली, गंदी, पोषक तत्वों से भरी, ऑक्सीजन की कमी वाली और कुछ ही प्रजातियों वाली रह जाती हैं। ये तो किसी स्वस्थ इंसान और एक बीमार, दम तोड़ते इंसान की तुलना जैसा है। ये बहुत सटीक तुलना है। तो भारत में झीलों की क्या स्थिति है और क्या इस सांस्कृतिक सुपोषण की शिकार हो चुकी झील को बचाया जा सकता है? स्रोत बताते हैं कि भारत में मानव निर्मित झीलों की एक हजारों साल पुरानी परंपरा रही है, खासकर पश्चिमी और प्रायद्वीपीय भारत में। अच्छा। गुजरात की सुदर्शन झील का जिक्र है, जो 300 ईसा पूर्व की है। 300 ईसा पूर्व मतलब आज से लगभग 2300 साल पुरानी। हाँ, ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज जल प्रबंधन को कितना महत्व देते थे। और हाँ, एक बीमार झील को बचाया जा सकता है। इसके कई तरीके हैं। झील में साफ पानी छोड़ना, नीचे से गंदा पानी निकालना, शैवाल को छानकर बाहर करना और सबसे जरूरी, उसमें पोषक तत्वों को जाने से रोकना। यहीं पर तेलंगाना की अमीनपुर झील की कहानी आती है ना? वो एक उम्मीद की किरण की तरह है। वो सिर्फ उम्मीद की किरण नहीं, बल्कि एक सफल मॉडल है। अमीनपुर झील को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इसका क्या मतलब होता है? ये किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से कैसे अलग है? ये बहुत खास दर्जा है। ये उन जगहों को दिया जाता है जो जैव विविधता के लिहाज से बहुत अमीर हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो किसी सुरक्षित जंगल का हिस्सा हों। अच्छा। ये शहर के बीच में भी हो सकती हैं,
जैसे अमीनपुर झील है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका प्रबंधन कोई सरकारी वन विभाग नहीं करता। तो कौन करता है? स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई एक जैव विविधता प्रबंधन समिति करती है। अच्छा, तो ये संरक्षण का एक समुदाय आधारित मॉडल है। सरकार स्थानीय लोगों को उनके अपने प्राकृतिक खजाने की रक्षा करने के लिए मान्यता और फंड दोनों देती है। बिल्कुल, और यही इसकी सफलता का राज है। जब स्थानीय लोग किसी चीज को अपना समझते हैं तो उसका संरक्षण सबसे बेहतर तरीके से होता है। अमीनपुर झील का उदाहरण हमें दिखाता है कि शहरीकरण के दबाव के बावजूद अगर इच्छा शक्ति हो तो हम अपनी झीलों को बचा सकते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने एक झील के जन्म से लेकर उसकी दर्दनाक मौत तक की कहानी देखी। हमने उसके निवासियों को समझा, उन नियमों को जाना जिनसे उनकी दुनिया चलती है, और ये भी देखा कि कैसे हमारी अपनी गतिविधियां, जिसे सांस्कृतिक सुपोषण कहा गया, जिसे सांस्कृतिक सुपोषण कहा गया, उस दुनिया को तबाह कर रही हैं। लेकिन साथ ही हमने अमीनपुर झील के रूप में एक रास्ता भी देखा। ये दिखाता है कि समाधान सिर्फ वैज्ञानिक या सरकारी नहीं होते, बल्कि सामाजिक और सामुदायिक भी होते हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पे मजबूर करती है। और वो सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोतों में बताया गया है कि भारत में सहस्राब्दियों से हजारों मानव निर्मित झीलें बनाई गईं। सांस्कृतिक सुपोषण के बारे में जो कुछ भी हमने आज जाना है, उसे ध्यान में रखते हुए सोचिए कि उन प्राचीन जल निकायों को बनाने का मूल उद्देश्य और उनकी उस समय की पारिस्थितिक स्थिति आज की स्थिति से कितनी अलग रही होगी। और क्या उन प्राचीन झीलों की बनावट और प्रबंधन में जल विज्ञान का कोई ऐसा भुला हुआ ज्ञान छिपा हो सकता है जो आज हमारी आधुनिक दम तोड़ती झीलों को बचाने के काम आ सके?